सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स का बेसिक्स है ना, उतना हमको पता होता है कि परमानेंट इफ़ेक्ट्स क्या हैं या टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, है ना। इनको हम किस तरीके से देखते हैं या डेफिनेशन जो होती है वो बेसिक हमको पता होता है। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना आ ही नहीं रहा, हमारे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे हैं। तो हम आज देखेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और हमें उनको अप्रोच कैसे करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है उनको। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? दो तरीके से होते हैं, एक तो परमानेंट, दूसरा टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है। जो शिफ्टिंग बताई थी ना बॉन्ड्स की, कि जैसे अगर मान लीजिए ये है तो यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे करेगा, बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर हम यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तब फिर क्या इफेक्ट होगा, उसकी वजह से बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा। या फिर हम कोई डबल बॉन्ड लगा देते हैं या फिर हम बेंजीन रिंग लगा दें, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे चेंज करेगी। या फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी स्पीशीज़ में पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होना है। ठीक है, कोई भी स्पीशीज़ किस चीज़ का सोर्स होती है, वो सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बेसिक आपको शायद पता होगा उतना, तो आप वो मत देखना भले, लेकिन जो आगे से है ना, तो आप लास्ट में रिएक्शन अप्रोच करके डाल रखा है मैंने उसमें, तो आप वो ज़रूर देखना। ठीक है, वो मतलब उससे आपको बहुत हेल्प होगी कि क्वेश्चंस को अप्रोच करने में कैसे करें। या ज़्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि हमें ये नहीं समझ आता कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, हम कैसे डिसाइड करें कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाएं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो अब वो वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं उनमें हमारे तीन आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इनके डेफिनेशंस वगैरह तो नहीं ही पढ़ेंगे, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, वो तो आप बुक से भी देख सकते हो, है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि हमें इसका करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे लगाएं इसको। तो पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और हाँ, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, जैसे एसिडिटी बेसिसिटी पूछता है, या फिर स्टेबिलिटी, है ना, या फिर ये पूछ लेता है जैसे कोई भी मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है कुछ भी, तो ये पूछ सकता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल कौन सी रिंग के ऊपर लगेगा, है ना, या फिर न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिंग के ऊपर लगेगा। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगी, तो वो भी हम इस इफेक्ट में ही देखेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर इसकी रिएक्शन हम Ag+ के साथ करवा रहे हैं, ए की भी और बी की भी, तो फिर कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, है ना, ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेबिलिटी वगैरह, या हम एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए, या हमसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो वो हम किससे डिसाइड करेंगे, अपने GOC से ही। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना के चलिए जिससे आप लॉजिक लगा पाएँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो बेसिक लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसे लगता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ भी स्पीशीज़ है और यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुप लगाया है। अब ये ग्रुप दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा हो, है ना। तो हम लिख देते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कार्बन से ज़्यादा हो। और ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इन ग्रुप्स के बेसिस पर हमारे दो तरीके के बनते हैं। एक तो ऐसे जिनको हम प्लस आई कहते हैं, और एक ऐसे जिनको हम माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट में कौन से आएंगे और माइनस आई इफेक्ट में कौन से आएंगे? तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, वो ग्रुप्स क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है, वो माइनस आई शो करेंगे। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है वो प्लस आई शो करेंगे। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ डोनेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई शो करेंगे और ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई शो करेंगे। ठीक है, तो हम माइनस आई वाले का ऑर्डर देख लेते हैं, फिर प्लस आई वाले का ऑर्डर देखेंगे। तो जो ऑर्डर है ना वो आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी हो पाए तो आप थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। तो हम पहले माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं। मैं लिख लेती हूँ। तो ये हमारे माइनस आई इफेक्ट की क्या है? सीरीज़ है ना। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ना वो पहले आएंगे, न्यूट्रल वाले बाद में आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वाले क्यों आएंगे पहले? उसका रीज़न ये है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई भी स्पीशीज़ अपने इलेक्ट्रॉन दे देती है ना। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे चुकी है, इसका क्या मतलब है? अब उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला देखें, या पहले आप ये देखो, जैसे कि H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव कब बनेगा? जब हमारे पास हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, किसी को भी दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से निकल जाएगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर ये H पॉजिटिव जब बन गया है तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं। हाइड्रोजन के पास बेशक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम मान लीजिए कुछ और ले लें, जैसे Na है, सोडियम। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na पॉजिटिव बना लेगा, है ना। तो अब Na पॉजिटिव बन गया, Na पॉजिटिव बन गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल दिया। अब ये क्या करेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा रादर देन टू डोनेट। ठीक है, तो ऐसे ही जो अब जैसे मान लो अगर मेटल है, मेटल की तो टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुश भी है। अब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। हमने क्या किया है? इसको पॉजिटिव बना दिया, यानी कि हमने इससे इलेक्ट्रॉन दिलवा दिए हैं। तो अगर हम एक तो पहले ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, पहले ही इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। हमने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ज़बरदस्ती, इसको O पॉजिटिव बना दिया। अब पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हमने क्या किया? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि अब इसके पास P में 3 बचे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। एक तो पहले ही इसको 2 चाहिए थे, हमने इसमें से एक निकाल दिया, अब इसको 3 चाहिए। तो अब इसकी भूख क्या है? पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब अब इसको इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चाहिए। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चाहिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, है ना। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा तो इसका माइनस आई भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीजन। हम ये तो सोच सकते हैं कि चलो ऑक्सीजन वाले पहले आएंगे नाइट्रोजन वाले से। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लगाया है? फ्लोरीन लगाया है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन खींचेगी ऑक्सीजन से अपनी तरफ। तो अगर ऑक्सीजन से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक तो पहले ही उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से फ्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका माइनस आई क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू OR। ठीक है, ऐसे ही इनके केस में, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले तो चलो पहले आ गए। अब हमें नाइट्रोजन में ही कंपेयर करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप है, और इधर हाइड्रोजन है। तो इनमें अब जैसे मान लो ये वाला तो केस अभी छोड़ देते हैं, इसमें अभी आपको मैं कुछ
अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो अब पहले इनमें देख लेते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इससे नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर नाइट्रोजन से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दे नहीं सकता, लेकिन फ्लोरीन फिर भी नाइट्रोजन से खींचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चाहिए पहले के कंपैरिजन में, तो इसीलिए Cl से पहले फ्लोरीन वाला आएगा, फिर Cl वाला आएगा। और आप ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन वाले पहले आएंगे, फिर फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन वाला आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन वाला आ जाएगा। सेम यहाँ पे पहले NF3 आ जाएगा, फिर NCl3 आ जाएगा, फिर उसके बाद R वाला आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन वाला आ जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो ये पढ़ा है कि जो, जैसे मान लो R की जगह पे यहाँ पे CH3 है, आप कहोगे मैम हमने तो ये पढ़ा है कि जो CH3 होता है उसका प्लस आई होता है, इसको लिख लेते हैं अलग से, इसका तो प्लस आई होता है, तो इसका तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को अपनी तरफ देगा तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास NMe3 होता है, अगर आप इसको खोल के लिखोगे, इस तरीके से, तो इसमें क्या है, देखो अब इनके बीच में क्या है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इन ग्रुप्स के बीच में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो उससे होगा क्या कि ये जो ग्रुप्स हैं ना दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल हिंड्रेंस में थोड़ी ना रहना चाहेगा, वो तो क्या चाहेगा, मैं तो फ्री रहूँ। तो ये क्या करेंगे, ग्रुप्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब ये ग्रुप्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये ग्रुप्स क्या चले गए, दूर दूर चले गए। अब ये ग्रुप्स दूर दूर चले गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन से, वो भी क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन से भी थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन ना उतना ज़्यादा डोनेशन शो कर नहीं पाता स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस वजह से नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, मेरे तो बॉन्ड टूटने वाले हैं, तो इसलिए फिर ये क्या करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए NH3 से ज़्यादा -I NMe3 का होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा ये आपको याद रखना पड़ेगा, NO2 CN CHO, ऐसे करके आप, ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, NO2 CN CHO, इतना याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद तो देखो हेलोजेंस हैं, और हेलोजेंस में मतलब फ्लोरीन आएगा पहले, और हेलोजेंस में जैसे कंपैरिजन आपसे ऐसा कुछ करवाएगा ही नहीं जिसमें आप फंस जाओ, ठीक है, आपको बेसिक लॉजिक लगा के ही करने, इतना डिफिकल्ट आएगा ही नहीं। हेलोजेंस में पता ही है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, -I किसका ज़्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और अगर OR और OH की हम बात करें, सेम यहाँ पे भी आप क्या कहोगे कि मैम हमने तो ये पढ़ा है कि जो OCH3 होता है, कि OCH3 जो होता है उसमें तो CH3 लगा हुआ है, तो CH3 का तो +I होता है, तो अगर इसका +I है तो फिर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ऑक्सीजन को। अगर ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, है ना, यानी कि इसका तो +I ज़्यादा होना चाहिए ना, -I कम होना चाहिए, लेकिन इसका तो -I ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पास देखो इधर भी कोई R ग्रुप ही अटैच होगा ना, कार्बन चेन ही होगी कुछ ना कुछ, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे हम, और यहाँ पे क्या है, CH3 लगा हुआ है, तो CH3 क्या है, हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड एंगल, ये पास पास तो आएंगे नहीं, ऐसा तो बना नहीं सकते, है ना, पास पास तो आएंगे नहीं, ये क्या करेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनके बीच में हिंड्रेंस ना हो। तो उससे क्या होगा, इनका जो एंगल है इसके बीच का, थीटा जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब भी थीटा ज़्यादा होता है तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल की, ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या वो बॉन्ड एंगल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, S कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा -I इफेक्ट होगा। तो इसी वजह से जो हमारा OR है वो OH से क्या आता है, पहले आता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वाली वीडियो में उसको कवर करूँगी। या फिर आप अपना कोई भी डाउट जो आपको वीडियो से रिलेटेड नहीं समझ में आया, आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है GOC में, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं, उसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है।
तो इसमें क्या है, हम बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब आप कहोगे कि मैम बॉन्ड एंगल हमें थोड़ी ना सबका पता होता है, ये आपने कैसे बता दिया इसका, तो ये चीज़ आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। डबल बॉन्ड का कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और टेट्राहेड्रल जो होता है उसका कितना होता है, 109 होता है। तो देखो बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है ना, तो एस कैरेक्टर भी कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जा रही है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, फिर डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो देखो बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है -I या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एस कैरेक्टर, वो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस आपको उसका एप्लीकेशन नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेम फिर उसके बाद तो देखो बेसिक वही ऑर्डर है, जैसे कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले आएगा, फिर बेंजीन में डबल बॉन्ड कई सारे होते हैं तो -I भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसका -I बहुत सारे डबल बॉन्ड से तो कम ही होगा ना। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ये आप याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चंस जब एग्जाम में करोगे ना तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप देखोगे क्वेश्चन और फटाफट से अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आपको सोचने में टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है। ठीक है, तो आप याद करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लॉजिक आप ये स्टार्टिंग के तो आई होप आपको यहाँ तक तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, फिर आगे तो कुछ है ही नहीं। आप एक तो आपको ये याद रखना है कि NR3 का ज़्यादा होता है NH3 से, ये वाला तो आपको याद हो ही जाएगा फिर। ठीक है, और दूसरा आपको ये याद करना है NO2CN CHO, NO2CN CHO, ऐसे आप बोलना 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा डेली। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करोगे तो याद हो ही जाता है, जितनी बार देखोगे उतनी बार। ठीक है, हैलोजेंस का आपको पता ही है, आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं 9-10 से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका -I भी ज़्यादा होगा। OR और OH का आपको ये याद रखना है, बॉन्ड एंगल वाला केस। ठीक है, बाकी के तो बाकी बेसिक जनरल ही हैं, उनमें ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं +I का ऑर्डर, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, +I का ऑर्डर है। ठीक है, इसमें हमें कैसे देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ है ना वो पहले आएंगी और न्यूट्रल वाली क्या आएंगी, बाद में आएंगी। ठीक है, तो +I में हम कैसे देखते हैं, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो CH3 होता है उसका +I इफेक्ट होता है। ठीक है, CH3 का क्या होता है, +I इफेक्ट होता है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनका +I क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो, अगर कोई हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। जैसे कि अगर मान लो फ्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही इलेक्ट्रॉन खींचने की है, तो ये अपने ऊपर ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देना थोड़ी चाहेंगे, ये तो चाहेंगे हमें तो चाहिए ही था, जो इनको चाहिए था वो इनको मिल गया, तो ये फिर क्या चाहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करके रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई मेटल है, जैसे मान लो Na है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था, इसके जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या चाह रहा था कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं और Na पॉजिटिव बन जाऊं, जिससे कि जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। तो हमने क्या किया कि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमने क्या किया कि हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, Na-। ठीक है, Na- अगर हो जाएगा तो अब तो ये और ज़्यादा चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं। पहले इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था डोनेट करने के लिए, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए। तो अब पहले तो ये 1 ही दे रहा था तो 1 देने के बाद खुश था, अब ये 2 दे के खुश हो जाएगा। तो ये तो मतलब मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, हमने उसको एक तो ज़बरदस्ती दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या चाहेगा कि भैया मेरे पास, जैसे अगर मान लो कोई है इंसान जिसको पैसे नहीं झेल सकता, वो उसको अमीरी नहीं जमती, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास थोड़े से भी पैसे आएंगे वो खर्च कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो उतने पैसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, तो वो क्या चाहेगा कि फटाफट से कुछ ना कुछ खर्चा करके कर देगा। सेम ऐसे ही सोडियम है, ये क्या करेगा, एकदम से जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ये सोचेगा कि मैं तो भैया निकाल दूँ दोनों ही, मैं तो दोनों निकाल के ज़्यादा खुश रहूँगा, तो फिर ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं उनका +I क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से
नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इनके कंपैरिजन में, और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हम लगा देंगे तो फिर ये क्या करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा जल्दी से, है ना। तो इसीलिए इसका प्लस आई क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद नाइट्रोजन वाले का प्लस आई है, मतलब यहाँ पे उल्टा देखना है आपको। जैसे हम प्लस आई में देख रहे थे ना, सॉरी माइनस आई में देख रहे थे, यहाँ प्लस आई में आपको क्या देखना है, उल्टा देखना है। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा उसका हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ पा रहा होगा। तो और जैसे ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो लेट देगा ना, क्योंकि ये तो अपने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है, स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद COO नेगेटिव है, तो COO नेगेटिव में COO नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रेजोनेंस में रहेंगे इसके साथ में। ठीक है, एक तो ये स्टेबल है, ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इनके बाद और देगा, मतलब ये तो और चाहेगा कि मैं नहीं दूं, अगर बच सकता हूँ तो बच जाऊँ, है ना। इसीलिए इन सब के बाद में आया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। अब आप कहोगे कि मैम इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था। इनको बच्चे के माइंड में ना ऐसे हो जाता है कि हम चार्ज देख रहे हैं तो माइनस आई होगा, और अगर हम प्लस चार्ज देख रहे हैं तो फिर वो प्लस आई होगा। ऐसे नहीं होता है। प्लस का मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। माइनस का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, तो वो डोनेट कर सकता है। तो हम लेने और देने के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं प्लस आई माइनस। तो अब जैसे अगर मान लो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में क्या है, यहाँ पे CH3 है, CH3 और CH3। तो हमें पता है कि CH3 का प्लस आई होता है, तो अगर CH3 का प्लस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, ये भी इसको देगा। तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आगे अटैच्ड ग्रुप को दे सकता है ना। और अगर हमारे पास हम देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें और CH3 CH3, अब यहाँ पे क्या है, 2 ही CH3 ग्रुप है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही CH3 ग्रुप अगर देंगे प्लस आई इफेक्ट से, तो इसके कंपैरिजन में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना। फिर उसके बाद क्या है, CH2 CH3, यहाँ पे एक ही CH3 है तो ये इससे भी कम दे पाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ CH3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, प्लस आई का। अब यहाँ पे देखो CT3 CD3 और CH3 इसका ऑर्डर है। अब इसमें आपको कैसे डिसाइड करना है देखो, जो CT3 है और एक CD3 है, ये हाइड्रोजन के ही क्या है, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ठीक है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन को प्रोटियम बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो बोर्ड्स ने बताया था कि पहले आप ये देखो कि इनका आइसोटोप्स पता है ना आपको क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इसका मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। एटॉमिक नंबर तीनों का ही 1 है। ठीक है, तो बोर्ड्स ने बताया था कि जो कार्बन और ट्राइटियम का जो बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, उस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम हो जाएगी और ये वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब यानी कि ये पास पास हो जाएंगे। इसको ऐसे लिख लो, C T और ये C, ये थोड़े इससे दूर होंगे, D, और जो H वाले हैं वो सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो आप इसको ऐसे समझो, बोर्ड्स ने बताया था कि जो कार्बन और ट्राइटियम है ना, उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर मास ज़्यादा है, और तो उस वजह से इनका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अगर इनका बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये वॉल्यूम क्या करेंगे, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, ये पास पास रहेंगे, यानी कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, अगर बॉन्ड पास होंगे। जैसे हमने NR3 का देखा था, जब बॉन्ड दूर दूर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो जो एडजिस अभी एटम से जो अटैच्ड एटम है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम फील कर पाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे है, जैसे अगर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये पास पास रहेंगे। अगर ये पास पास रहेंगे तो ये कार्बन ना अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा फील करेगा। सेम CD3 में और CH3 में। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, ये कि अटैच्ड ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, एज कम्पेयर टू प्रोटियम वाले ग्रुप के। इसीलिए हमारा CT3 का क्या होता है, प्लस आई ज़्यादा होता है, फिर CD3 का होता है, फिर CH3 का होता है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइटियम, सेम रीज़न ही है, तो ट्राइटियम का ज़्यादा होगा, फिर ड्यूटेरियम का, फिर प्रोटॉन का।
ठीक है, आप इसको भी याद करने का ट्राई करना। मतलब आप डेली सुबह उठो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेली सुबह उठ के रिवाइज करनी चाहिए 1-2 घंटे। एक तो पीरियोडिक टेबल, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 12th क्लास में या ड्रॉपर हैं या पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की किसी की भी, तो आपको पीरियोडिक टेबल तो याद होनी ही चाहिए। और ना कुछ एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए, बेसिक। आपको आइसोटोप्स, कुछ आइसोबार्स का आइडिया होना चाहिए। मतलब ये बहुत बेसिक होती हैं, जो 10th क्लास तक की केमिस्ट्री होती है उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना ही चाहिए, है ना। और जैसे ये आई इफेक्ट का, माइनस आई का, मेसोमेरिक इफेक्ट्स के, इनके कुछ के ऑर्डर होते हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद करने वाली होती हैं, मतलब उनको आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं याद करोगे तो एग्ज़ाम में फिर टाइम रहेगा, आप सोचते रह जाओगे, फिर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना। इसलिए आपको कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको याद करने का ट्राई कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप समझ के याद करते हैं तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। और अगर एकदम से रट्टा लगाते हैं तो फिर वहाँ पे भूल जाएंगे। अगर मान लो आप एग्ज़ाम में भूल भी गए तो आप थोड़ा लॉजिक तो लगा पाओगे ना, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम थोड़े से मतलब इसी से रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक चीज़ ना मिस हो गई थी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर हमारा जो ग्रुप है और हमें जहाँ पे भी इफेक्ट देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उनके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से 5 कार्बन बाद में ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो अब ये कैसे है, तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और हाँ, एक ये क्वेश्चन आप करके देखिए, ट्राई कीजिए खुद से, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद खुद ट्राई कीजिएगा। नहीं आए तो फिर वीडियो तो आप देख ही लोगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमारे पास PR3+ है और PH3+ है, इन दोनों में से माइनस आई किसका ज़्यादा होगा। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो NR3 होता है, NR3+, इसका माइनस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है NH3+ से। ये पढ़ा था हमने, है ना। और यहाँ पे है ना, तो अब हम अगर ये सोचें कि इसमें भी सेम केस होगा तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि PR3+ का माइनस आई ज़्यादा होगा PH3+ से, तो ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि देखो, नाइट्रोजन जो है ना उसका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, साइज़ छोटे होने की वजह से जो RR ग्रुप है ना वो पास पास आते हैं, इसीलिए स्ट्रिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। लेकिन फॉस्फोरस का साइज़ और मतलब जो ग्रुप लगा होगा उसका साइज़ कंपेरेटिवली थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो ग्रुप आपस में पास आ पाए। जैसे ये हमारे पास फॉस्फोरस है, ठीक है, और इससे लगे हुए हमारे पास ये CH3 है। तो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ये ग्रुप इतने पास आ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसमें हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो हम NR3 में लगा रहे थे। NR3 में क्या था कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा था, है ना, और ये जो ग्रुप लगे हैं ये बड़े बड़े थे, तो फिर ये क्या कर रहे थे, पास पास आ जा रहे थे, इसीलिए इनमें क्या हो रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस फील कर रहे थे। स्टेरिक हिंड्रेंस फील करने की वजह से दूर दूर जा रहे थे। दूर दूर जाते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के पास कम रह पा रहे थे, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी दिखाई नहीं पा रहा था, है ना। लेकिन PR3 के केस में क्या है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और ये दूर दूर रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो CH3 है वो प्लस आई शो करेगा। प्लस आई शो करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फिर ये नॉर्मल जो केस हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट के, उसी तरह से होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट करेगा तो ये क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा। इसका मतलब PR3 का प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा PPH3 से, और माइनस आई क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा जो हमने बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो माइनस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। ठीक है, उसको हम इस रिंग में भी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग है, तो जो हमारी 3 मेंबर्ड रिंग होती है ना, उसमें अगर आप ऐसे समझ लो कि जो बाहर एंगल है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर बाहर एंगल ज़्यादा है इसका मतलब बाहर की तरफ हम बाहर से तो कोई भी ग्रुप लगाएंगे, तो उधर मतलब हम जो भी ग्रुप लगाएंगे वो बाहर से ही तो लगाएंगे, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे बॉन्ड एंगल हमारा बाहर की तरफ ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर S कैरेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उस वजह से हमारा माइनस आई भी ज़्यादा होगा। तो जो हमारी 3 मेंबर्ड रिंग होती है उसका माइनस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 4 मेंबर्ड रिंग, फिर एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग, एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसका एंगल इससे क्या है, ज़्यादा है, तो इसका माइनस आई इससे तो ज़्यादा होगा ना। सेम यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो रिंग में भी पूछ सकता है ना। आप
कंक्लूड करके पॉइंट एक जगह लिख लीजिए कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई इफेक्ट प्लस हो या माइनस हो, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होंगे दोनों, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल यानी कि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, और जो ऑर्डर थे दोनों के वो आपको याद करने हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अगर आपसे एसिडिटी पूछी जाए क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन स्पीशीज़ होगी उसका कॉन्जुगेट बेस बना लेना है। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, हम उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन को निकाल के उसके बाद हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, और अगर हमसे बेसिसिटी पूछी जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी बेसिक सेंटर होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा, बेसिक सेंटर होगा, हम उसका चेक करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कितने इजीली डोनेट कर रहा है। हम क्या चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी चेक करेंगे। किसके लिए, बेसिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, और क्या है, हाँ ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। वैसे तो रेजोनेंस वगैरह के सारे मैं यही बता देती हूँ, लेकिन वो जब पढ़ेंगे उनके भी साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई इफेक्ट जो है वो माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। सेम ऐसे ही हमें क्या लगाना है, माइनस आई की जगह पे अगर माइनस आर होता है या माइनस एम जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर हमारा माइनस एच हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। और प्लस आर या प्लस एम और प्लस एच जो है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, प्लस एम और प्लस एच ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। अब हम इनको अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो हाँ अब हम इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक जगह कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो हम उनको देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हमसे क्या पूछा है, बेसिक ऑर्डर पूछा है। तो बेसिक ऑर्डर में हमें क्या चेक करना है, डोनेशन टेंडेंसी चेक करनी है, जो भी हमारा बेसिक सेंटर होगा उसकी। तो बेसिक सेंटर कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन ही होगा। क्यों, क्योंकि उसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए, और तो कार्बन तो देगा नहीं, है ना। तो हमें क्या चेक करना है कि कौन सा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली डोनेट कर देगा। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हमने पढ़ा है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच के रखेगी, इलेक्ट्रॉन ये वाला सेंटर डोनेट नहीं करेगा, है ना। और 4 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होगी, तो फिर ये इसके कंपैरिजन में तो इजीली डोनेट कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या सोच सकते हैं, हम ऑर्डर फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 का सबसे कम होगा बेसिसिटी, फिर 3, 1, 2, 3 और 4 की सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ये 6 मेंबर्ड रिंग वाला नाइट्रोजन है ना, 6 मेंबर्ड रिंग को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, चेयर फॉर्म में, है ना। तो जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, पिरामिडल इन्वर्जन करता है, यानी कि जो लोन पेयर है वो कभी तो इस वाली पोजीशन में रहेगा और कभी इस वाली पोजीशन में रहेगा। रिंग फ्लिपिंग होती रहती है ना। तो रिंग फ्लिप करके ये क्या है, लोन पेयर इस वाली पोजीशन पे आ सकते हैं और हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे आ सकता है। तो ये वाली पोजीशन होती है इसे हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और इस वाली पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो कभी तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल में क्या होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं। और अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं।
तो अगर 6 मेंबर्ड रिंग से जितनी भी बड़ी रिंग होंगी ना, उन सब में पॉसिबल है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी हैवी ग्रुप नहीं लगाया ना, तो वो सारी ही रिंग क्या करेंगी, इस तरीके से पिरामिडल इन्वर्जन शो करेंगी। और अगर हमारे पास सिर्फ नॉर्मल NR3 है या फिर NH3 है, तो ये सारे ही क्या करते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं उन सब में पिरामिडल इन्वर्जन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें हमसे क्या पूछा है, एसिडिक ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ, हमने क्या सीखा था कि अगर हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछा जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करेंगे। कॉन्जुगेट बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो प्रोटॉन है उसको निकाल देंगे, यानी कि हम इसे H+ की फॉर्म में निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। इसको भी निकाल देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव बचेगा, इसको भी निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। अब हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वही हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे +I ग्रुप होते हैं वो किसको स्टेबलाइज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे, है ना। जो +I इफेक्ट शो करते हैं वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा एसिडिक ज़्यादा है। तो हाँ, ये जो हमारे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, अच्छा मैं एक बना के दिखा देती हूँ। जैसे इसका क्या बन जाएगा, CH3 CH2O नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। सेम ऐसे ही इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, सेम इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो जिसका भी कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ना, जो भी हमारे नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि +I पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, यानी कि +I नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इन सब में हमें सारे +I ग्रुप ही दिख रहे हैं, CH3 CH3। तो यहाँ पे देखो, ये भी +I शो करेगा, ये भी +I शो करेगा, ये भी +I शो करेगा, यानी कि 3 जो हैं +I ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये है और ये है, यानी कि 2 +I ग्रुप्स हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक ही +I ग्रुप है ना। तो अब हम इनके इफेक्ट की बेसिस पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 +I ग्रुप हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे 2 +I ग्रुप हैं तो वो नेगेटिव चार्ज को इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे 1 +I है तो इनके कंपैरिजन में इससे भी कम डिस्टेबलाइज करेगा, यानी कि अगर ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो रहा होगा। तो अगर ये स्टेबल है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा एसिडिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं DNP रूल, यानी कि डिस्टेंस, D फॉर क्या है, डिस्टेंस, N फॉर नंबर, P फॉर पावर। D फॉर क्या है, डिस्टेंस, N फॉर क्या है, नंबर, और P फॉर क्या है, पावर। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले हम डिस्टेंस को प्रेफरेंस देंगे, फिर नंबर को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि ग्रुप की डिस्टेंस और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं और पावर ऑफ ग्रुप क्या है, यानी कि जो हमने सीरीज़ पढ़ी थी ना, ऑर्डर उसका -I इफेक्ट का या +I इफेक्ट का, उसके हिसाब से पावर देखेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करने हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 हमने लिखा हुआ है, हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि हम पहले जिसका भी हमसे एसिडिटी पूछी जाएगी उसको हम पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो बना लेते हैं, इसको प्रोटॉन को निकाल देते हैं। जब हम प्रोटॉन को निकाल देंगे इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ फिर क्या देखते हैं, उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। तो हमारे जो सारे OH है ना, वो किससे लगे हैं, कार्बन से ही लगे हैं। तो यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ही अटैच्ड है, तो वो तो हम नहीं देख सकते। फिर हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, इनका इफ़ेक्ट देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर किसी भी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो अगर हम इन सारे ग्रुप्स का देखें तो ये सारे ग्रुप्स क्या लगाते हैं, -I इफेक्ट लगाते हैं,
ये भी माइनस आई लगाते हैं, ये भी माइनस आई लगाते हैं। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि सारे माइनस आई हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो फिर अब हम देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा पास कौन है, ये OH के सबसे ज़्यादा पास है, ये एक कार्बन छोड़ के है क्लोरीन, और इसमें क्या है, ये 2-3 कार्बन छोड़ के है। तो अगर हम इसमें एसिडिटी चेक करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा पास है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो एसिडिटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सेकंड कार्बन पे है, और ये क्या है, थर्ड कार्बन पे है। तो ये सबसे ज़्यादा दूर है। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका पावर ज़्यादा होती है, लेकिन हमें पहले प्रेफरेंस डिस्टेंस को देनी है। बेशक इसकी माइनस आई कम होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन की, लेकिन ये इसके पास सबसे ज़्यादा है। तो हमें पहले क्या देनी है, DNP रूल लगाएंगे और डिस्टेंस को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद नंबर को, पावर को तो सबसे लास्ट में देखना है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जब DNP रूल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रोमीन क्या है, OH के सबसे ज़्यादा पास है, यानी कि O नेगेटिव के सबसे ज़्यादा पास है, तो ये इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिटी क्या होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद कौन है, थर्ड वाला है, सबसे लास्ट में कौन है, 1 2 3 1 2। तो ये तो सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो, एक तो हमसे एसिडिक ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर हमसे ये भी बोल सकता है कि हमें Ka की वैल्यू बताओ। अब जैसे ये 1 और 2 करके तो अलग सीन है, ये तो अभी समझेंगे। लेकिन अगर जैसे मान लो हमसे Ka का पूछ सकता है, तो Ka क्या होता है, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, यानी कि जिससे H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और pKa क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर हमसे pKa पूछा जाएगा तो हमें एसिडिक ऑर्डर का उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो अब हमसे इसमें पूछा क्या, एसिडिक ऑर्डर पूछा है, या फिर वो इस तरीके से भी लिख के दे सकता है कि हमें Ka की वैल्यू बताओ। तो पहले हम सिर्फ एसिडिक ऑर्डर और Ka चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 और 2 देखेंगे कि क्या है। तो अगर हम देखें तो हम ये दोनों ही क्या है, COOH हैं। तो हम जो प्रोटॉन निकालते हैं, हमें जो भी प्रोटॉन निकालना होता है वो हम कौन सा निकालते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एसिडिक प्रोटॉन निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, एसिडिक H निकालते हैं। तो एसिडिक H कौन से होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन से लगा हुआ H है, या फिर नाइट्रोजन से लगा हुआ H है, या फिर COOH है, या फिर SO3H है ना। तो हमारे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे हुए H होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। या फिर हमें इस तरीके से दे रखा हो, तो यहाँ हम कहाँ से, यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे प्रोटॉन, ये एसिडिक H होगा। ठीक है, तो हम प्रोटॉन जो निकालते हैं एसिडिटी चेक करने के लिए वो कौन सा निकालते हैं, एसिडिक प्रोटॉन निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले प्रोटॉन दोनों में से कोई भी निकाल दो, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो हमने इसमें से निकाल दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो हमें क्या देखना है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि COOH क्या शो करता है, प्लस आई या माइनस आई। तो ये माइनस आई शो करता है। आप कहोगे मैम आपने तो लिखवाया ही नहीं है, आपने तो COO जो H है वो प्लस आई में लिखवाया है। वो COOH नहीं है, वो COO नेगेटिव है। ठीक है, COOH नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। COOH क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हमें क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, यानी कि हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कर पा रहा है। तो देखो, हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे माइनस आई क्या है, इसके सबसे पास है, तो जो सबसे पास में है वो क्या करेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। सेम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इससे 1 कार्बन दूर है, ये यहाँ से 2 कार्बन के बाद है। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज ये करेगा। तो उसके हिसाब से हमारी एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, Ka1 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने पूछा Ka1 का मतलब क्या है कि जो हमने पहली बार डिसोसिएशन किया है, यानी कि जो हमारा पहली बार प्रोटॉन निकला है ना, उसमें जो हमने एसिडिटी देखी है वो हमारी Ka1 है।
Ka2 में क्या होगा, जब हम सेकंड प्रोटॉन, जो भी हमारा एसिडिक प्रोटॉन होगा सेकंड टाइम जो हम निकालेंगे, उसके बाद हम जो देखेंगे स्टेबिलिटी, वो हमारी क्या होगी, Ka2 होगी। यानी कि जो हमें एसिडिटी बताएंगे वो हमारी क्या होगी, Ka2 होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो ये H है ना, इसको हम निकाल दें। सेकंड H यही है ना, ये तो फर्स्ट टाइम में निकाली थी हमने, तो अब इसको दूसरी जगह लिख लेती हूँ। तो Ka2 निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये वाला प्रोटॉन निकालना है। इसका मतलब ये है कि अभी हमें जो गिवन कंडीशन होगी वो ये होगी कि हमें COO नेगेटिव दे रखा है ना। उसके बाद ये हमारा बनेगा क्या, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। अब आपको ये याद रखना है कि ये हमने अभी बनाया है दोबारा में, ये वो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। COO नेगेटिव, CH2, COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO नेगेटिव, CH2, CH2, COO नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये पहले से लगा हुआ है, तो COO नेगेटिव का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। COO नेगेटिव का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। COO नेगेटिव का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लस आई है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। प्लस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। तो हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो अगर प्लस आई ग्रुप इसके सबसे ज़्यादा पास है, इसका मतलब ये इसको सबसे ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। ये COO नेगेटिव प्लस आई वाला ग्रुप इसके सबसे क्या है, एक कार्बन दूर है, तो फिर ये इसको क्या करेगा, इसके कंपैरिजन में कम डीस्टेबलाइज करेगा। ये इसके 2 कार्बन बाद है, तो ये इससे भी कम इसको डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे सबसे ज़्यादा डीस्टेबल कौन है, ये है। अगर ये सबसे ज़्यादा डीस्टेबल है तो फिर ये क्या आ जाएगा सबसे लास्ट में, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला आएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, ये एसिडिक ऑर्डर हो गया किसके लिए, Ka2 के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे देखना है, और अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर ईमेल आईडी है। तो इसमें जो लगता है ना उसको हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमारा कोई भी बेसिक सेंटर है, यानी कि जहाँ से हम लोन पेयर डोनेट होंगे, अगर उसके बगल में कोई भी लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज़ होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो बेसिक सेंटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है उसकी डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमें पता है कि जो लोन पेयर है ना उसकी डोनेशन टेंडेंसी, लोन पेयर जो है वो ये ज़्यादा अच्छे से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, और क्योंकि दोनों में ही बेसिक सेंटर तो NH2 है। अब यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, दोनों के पास लोन पेयर है। तो फिर अब हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुश करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी कम होगी। अब अगर आप इसमें लगाओगे, इसमें देखो इसमें कैसे होगा, हमें यहाँ पे एक तो आपको ये चेक करना है कि बेसिक सेंटर कौन सा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि बेसिक सेंटर क्या होगा, ये होगा, है ना, या कुछ लोग कहेंगे इन दोनों में ये हो सकता है। तो ये इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा बेसिक सेंटर, ना तो ये होगा ना ये होगा। बेसिक सेंटर कौन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में आएंगे इसके साथ में, और इस O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम यहाँ पे भी ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो रेजोनेंस में आएंगे, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इस ऑक्सीजन से डोनेशन होगा, है ना। तो ये क्या है, हमारा बेसिक सेंटर है। तो अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे, नाइट्रोजन को देना चाहिए था, इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये कैसे देगा। अरे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो जल्दी देगा, या जो न्यूट्रल है वो जल्दी देगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जल्दी देगा ना। अब अगर कहीं पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकते हैं ना, तो वो रेजोनेंस में जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या है, इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे, इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कौन ज़्यादा डोनेट करेगा। तो आप कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें क्या होगा, फिर फर्स्ट वाले की बेसिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले। रीज़न क्या बताएंगे कि जो ऑक्सीजन है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो नाइट्रोजन से अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। अगर वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये रेजोनेंस में कम जा पाएंगे। अगर ये रेजोनेंस में कम जा पाएंगे तो फिर ये डोनेट भी कम करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो अल्फ़ा इफेक्ट होता है, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जैसे ये वाला जो ग्रुप है इसके बगल में क्या है, OH है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा।
तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो ये रेजोनेंस में भी ज़्यादा जाएंगे, है ना। जब ये रेजोनेंस में बहुत जल्दी जाएगा तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अवेलेबल होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी डोनेट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू इसके, या जल्दी डोनेट करने के लिए, है ना। तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेकेंड वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करना और फिर इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे क्या पूछिए, बेसिसिटी पूछिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का एस कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज को ये क्या है, ईजीली मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाएंगे, है ना। और सेम डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इजीली अपने क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो हमारा बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। अब हम इन दोनों में अगर हम देखें तो ये इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर भी है प्लस नेगेटिव चार्ज भी है, तो कौन जल्दी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये जल्दी डोनेट करेगा, है ना। तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं इधर, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, है ना। लेकिन देखो ये जो सेंटर है ये नाइट्रोजन है, ये जो सेंटर है ये ऑक्सीजन है, ये सेंटर क्या है, ऑक्सीजन है। तो एक तो ये बात होगी कि जो नाइट्रोजन है वो जल्दी देगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ये वाला आएगा, थर्ड वाला, और ये क्या है, सेकंड है, और ये क्या है, फर्स्ट है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फिर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग के साथ में, तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या है, इजीली आगे इलेक्ट्रॉन्स देगी नहीं, क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं है ना, और इसका माइनस आई क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका माइनस आई काम करेगा ना इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं होने देगा क्योंकि इसका एस कैरेक्टर होता है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं जा पाएंगे, तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, माइनस आई कुछ लग ही नहीं रहा है ना। तो फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड, ये हमारा इसका बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, पहले नीचे वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम वही लगेगा कि ये SP है और ये SP3 है सेंटर, है ना। तो ये क्या करेगा, इजीली डोनेट कर सकता है और ये इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसीलिए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। बेसिसिटी हमेशा किसकी ज़्यादा होगी, SP3 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर SP2 की होगी, फिर SP की होगी। वही रीज़न है कि माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करके रखेगा, इजीली डोनेट नहीं करेगा, है ना। और अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखो रिंग छोटी होती जा रही है, तो जब रिंग छोटी होती जाती है तो एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है। अगर एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इसीलिए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी एंड देन इसकी, ठीक है।